हम लोग शुरू करते हैं इसमें एक नया अध्याय। तीसरा अभ्यास है। प्रश्न, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इनको इंग्लिश में पॉपुलरली जो लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो रैखिक समीकरण इससे पहले हमने बहुपद पढ़े थे। तो बहुपद में अलग अलग उनके प्रकार थे। घात से हम देखते थे एक्स वाले कितने पद हैं। अगर कोई घात नहीं है तो वो अचर कहलाता था। एक घात वाले पद थे, एक्स की दो घात वाले पद थे द्विघाती, तीन घात वाले थे, चार घात वाले, इस तरह से अलग अलग घात वाले पद थे। तो हम लोगों ने बहुपद पढ़े। अब उन बहुपदों में से हम ऐसे समीकरण पढ़ेंगे जिनकी घात एक हो, यानी कि एक्स और की घात एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, और दो चर मतलब कि दो वेरिएबल्स हों, ए बी या एक्स वाई या इस तरह से। तो ज़्यादातर हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बात करते हैं। तो यानी कि ये जो समीकरण होंगे हमारे एक्स और वाई में होंगे। तो ये दो चर हो गए। रैखिक का मतलब कि घात यहाँ पर एक ही एक होगी, एक एक घात होगी, इसलिए घात लगी नहीं होगी। तो ऐसे समीकरण होंगे। और युग्म का मतलब यहाँ पर हुआ पेयर, जोड़े में, यानी कि हमारे पास दो समीकरण होंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले चर्चा हुई थी। जैसे हमारे पास एक समीकरण है x + 3y = 5। एक समीकरण है हमारा, मान लो 2x + 6y = 24, इस तरह से। तो हम यहाँ पर ये उदाहरण देखेंगे। तो दो चर यानी कि एक्स वाई है दोनों समीकरणों में। रैखिक यानी कि एक्स और वाई की घात दोनों में एक है। तो ये रैखिक समीकरण हो गए, दो चर वाले हो गए। और युग्म, तो ये जोड़े में है। ये समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो जोड़े में हो गए। तो इनके बारे में पढ़ना है। तो जैसे हमारा मानक रूप बहुपद वाला था, मानक रूप हमारा क्या था, 1 x की घात n + a2 x की घात n-1 + a3 x की घात n-2, इस तरह से करके चले जाते थे। तो ये बहुपद। या हम लोगों ने बहुपद में दो घात और तीन घात वाले क्या पढ़े थे, मानक रूप। दो घात वाला ax² + bx + c = 0। तो ये पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि जोड़े में होने हैं। तो या तो हम x के साथ और y के साथ जो गुणांक है वो a b लें और दूसरे समीकरण अलग अलग लें। तो यहाँ पर मानक रूप को जो बना दिया जाता है वो अधिकांशतः जो है a1 और a2 करके लिख दिया जाता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a1 x + b1 y + c1 = 0। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, a2 x + b2 y + c2 = 0। तो ये तो हमारे हो गए मानक रूप। तो जैसा नाम था दो चर वाले, तो चर राशियाँ यहाँ पर क्या हैं, x और y चर हैं यहाँ पर, यानी कि ये चलायमान है, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। रैखिक x और y की घातें एक एक हैं, समीकरण है, और युग्म है, जोड़े हैं। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये हमारी एक तरह से जो है फिक्स हैं, गिनतियाँ हैं, अचर हैं, इनके मान निश्चित हैं। तो हमें इनके यहाँ पर हल पढ़ने हैं। तो यहाँ पर क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका मान हमें पता रहता है, और x y का मान हमें पता नहीं रहता। गणित का सीधा सीधा सिद्धांत है यहाँ पर हमारा, जितनी अज्ञात राशियाँ हैं कम से कम उतने समीकरण हमारे पास होने चाहिए। तो हमारी अज्ञात राशियाँ यहाँ पर 2x और y, तो हमारे समीकरण भी यहाँ पर 2 हो गए, समीकरण 1 समीकरण 2। और छोटी कक्षाओं में हमने समीकरण हल करना पढ़ा है। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम इसको हल करना। तो इसको हल करने के लिए जैसे समीकरण 1 और 2 लिखे हैं, अगर ऊपर नीचे लिख करके हम अगर घटाते भी हैं इसको, तो घटाने से कुछ कटेगा नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि या तो x के गुणांक एक जैसे हो जाए दोनों समीकरणों में, या y के गुणांक एक जैसे हो जाए और फिर घटाएं, तो हमारा x या y कट जाएगा, कोई एक कट जाएगा और दूसरे का मान आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 है, दूसरे में x का गुणांक a2, तो आपस में उल्टे गुणांकों से गुणा कर दें, जैसे हम दो भिन्नों को हल करते हैं। तो समीकरण 1 को
A1, समीकरण 1 में गुणांक A1 था तो उसको 2 वाले गुणांक से A2 से, और समीकरण 2 को 1 वाले गुणांक यानी कि A1 से गुणा करके घटाने पर, तो इस तरह से हम गुणा करें और घटा दें। अब ये केवल हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, तो जब हम घटाएंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा हमारा। तो पहला हमारा समीकरण था A1x, तो जब A2 से गुणा कर रहे हैं तो बन जाएगा A1 A2x प्लस B1y था तो B1 A2y प्लस C1 था, यानी कि C1 और A2 बराबर 0। और समीकरण 2 को A1 से गुणा कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा A1 A2x प्लस B2 A1y प्लस C2 A1 बराबर 0। इस तरह से लिखेंगे। घटाएंगे तो घटाने पर बाद वाली जो संख्या है उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये पूरा एक जैसे एक्स एक्स वाले पद हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर y वाले पद से घटाएंगे, अचर से अचर घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनमें दोनों में y कॉमन ले लें, B1A2 माइनस B2A1 प्लस C1A2 माइनस C2A1 बराबर 0। C1A2 C2A1 उधर ले जाएंगे और y वाला जो है ये इधर बटे में चला जाएगा। इस तरह से y का मान हमारा आ जाएगा। और जब y का मान आ जाएगा तो हमारा जो है उसके बाद में y का मान रखेंगे तो x का भी मान आ जाएगा। उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम x का मान लिखे दे रहे हैं। तो x का मान हमारा आ जाएगा P1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और y का मान भी इसी तरह से आ जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 बटे A2 B1 माइनस A1 B2। देखिए A2 B1 माइनस A1 B2 दोनों के हर बराबर आ रहे हैं। A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, मतलब चिन्ह अलग अलग हैं तो वो अगर कॉमन ले लेंगे माइनस तो एक ही जैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अब हम लोग हर पर चर्चा करते हैं। ये दो भिन्न जो x और y के मान आए कि हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जैसे एक भिन्न है 2/3, ये तो भिन्न है, अगर इसका हर 0 हो गया तो फिर क्या होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगी। यानी कि भिन्न का अगर मान कुछ एग्जिस्ट करे तो उसके लिए हर 0 नहीं होना चाहिए। तो हर 0 नहीं होना चाहिए, हम कोई भी हर ले लें, चाहे x वाला चाहे y वाला, तो क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। माइनस A2 B1 उधर ले जाएंगे तो A1 B2 बराबर A2 B1। A2 को इधर बट्टे में कर दें, B2 को उधर बट्टे में कर दें तो क्या हो जाएगा A1, हाँ ये चल रहा था बराबर नहीं है, बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो यहाँ पर देखें हम, तो एक ही हमारा संबंध बना A1 बटे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो अगर ऐसा नहीं है, यानी कि जो हमारा x और y के मान हैं तो वो एग्जिस्ट करेंगे, कुछ उनके मान होंगे और x और y के मान होंगे, तो यानी कि इसका एक हल जो है समीकरण का होगा, तो इसका एक निश्चित हल होगा। ये दो समीकरण थे, यानी कि x का मान कुछ होगा और y का मान कुछ होगा, यानी कि एक हल होगा, मतलब कि ये तो एक घाती समीकरण थे, यानी कि रेखाओं के समीकरण थे। तो एक हल होने का मतलब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, तो ये एक बिंदु पर काटेंगी दोनों रेखाएं, यानी कि इस तरह से एक रेखा और दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी तो एक हल होगा। इसको हम बाद में भी एक ग्राफ बना देंगे। तो ये हमारा एक समीकरण, एक तरह से एक सूत्र आ गया ये कि ये कहाँ से बना। और हम चर्चा करें यहाँ पर, अब हम रेखा, इसमें हमें जाना पड़ेगा रेखा के और मानक रूप पर।
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1x और c1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर के, दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो इधर बचेगा b1y बराबर माइनस का a1x माइनस c1। b1 को उधर बटे में कर दें तो y बराबर माइनस a1 बटे b1 इंटू एक्स माइनस c1 बटे b1। अब ये एक रेखा का मानक रूप होता है हमारा y बराबर mx प्लस c। m क्या है? रेखा का ढाल, और c क्या है? यहाँ पर हमारा अचर पद। अगर इस तरह से लिखा है तो अचर मतलब कि वो कितना अंतःखंड काटती है रेखा, अंतःखंड। यहाँ पर m क्या है? हमारा स्लोप, ढाल। c क्या है? अंतःखंड, इंटरसेप्ट। यानी कि एक रेखा अगर इस तरह से है, x y अक्ष है, एक इस तरह से अगर रेखा जा रही है तो हमारा जो अंतःखंड हुआ ये अंतःखंड हुआ c। और ये जो कोण होगा जितना भी हो, 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री जो भी होगा, यही कोण जो है हमारा ये tan थीटा m हो जाएगा, यानी कि ढाल। अब हम इस पर चर्चा करें यहाँ पर कि हमारा जो पहली रेखा का ढाल है वो हमारा माइनस का a1 बटे b1 है, और जो दूसरी रेखा का ढाल निकलेगा वो भी इसी तरह। तो हम दोनों रेखाओं के यहाँ पर ढाल लिख लेंगे। तो पहले वाले में बना माइनस a1 बटे b1x माइनस c1 बटे b1, और दूसरे में बनेगा समीकरण 2 में माइनस a2 बटे b2x माइनस c2 बटे b2। अब यहाँ पर ढाल का मतलब क्या हुआ कि जितना कोण है उतना ही कोण रहे। जैसे कि x और y अक्ष है, अगर एक रेखा इस तरह से किसी कोण पर जा रही है तो दूसरी रेखा भी धनात्मक x अक्ष से उतना ही कोण बनाए। ये तो अगर वो भी उतना ही कोण बना रही है तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी? समांतर। अब यहाँ पर देखिए, अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोण उतना ही रहेगा। कोण का मतलब जो इनका एक तरह से ढाल होगी, ढाल वो एक ही रहेगी। तो हम यहाँ पर देख लें। और जो इंटरसेप्ट है, यहाँ पर हम इसका अलग अलग ग्राफ बनाएं। तो जो पहली रेखा है, मान लो इसका ये अंतःखंड C1 है, और जो दूसरी रेखा है ये इसका अंतःखंड C2 है। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि अगर वो अलग अलग हैं तो C1 C2 अलग अलग है। यहाँ पर ढाल जो है C1 C2, इनको नाम नहीं डालेंगे, ये अंतःखंड यहाँ पर हो जाएगा। अंतःखंड y बराबर mx प्लस c। तो अंतःखंड, तो अंतःखंड मतलब ये वाले पोर्शन इनके जो है ये अलग अलग होंगे अगर रेखाएं अलग अलग हैं। और ये जो m है ये पोर्शन ये समान होंगे। अगर ये समान है तो समांतर। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा हमने निकाल ली, अगर रेखाएं काट रही हैं, और रेखाएं अगर नहीं काट रही हैं एक दूसरे को तो समांतर होंगी। और समांतर में हमारी दो कंडीशन है कि एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं या एक दूसरे से अलग अलग। तो इसका मतलब समांतर है रेखा, एक कंडीशन तो खत्म हो गई, प्रतिच्छेद करती। समांतर है तो समांतर में क्या होना चाहिए? m बराबर होने चाहिए, यानी कि a1 बटे b1 माइनस का ये बराबर होना चाहिए माइनस के a2 बटे b2 के। माइनस माइनस हट जाएंगे, a2 इधर नीचे कर दें, b1 इधर ऊपर कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारा? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ये कंडीशन किसकी निकली? रेखाएं समांतर हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे समांतर में भी फिर दो कंडीशन। यहाँ पर C तो हमारा आ नहीं रहा है। अब C के हिसाब क्या होगा यहाँ पर? तो अगर हमारे अंतःखंड भी बराबर होंगे, एक रेखा ये है, अगर ये C अंतःखंड काट रही है और दूसरी रेखा ठीक इसी के ऊपर हो, इस तरह से दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो, तो क्या होगा? उसका अंतःखंड भी बराबर होगा। तो अंतःखंड बराबर बराबर होंगे, यानी कि ये जो हमारा निकला है C1 बटे B1 और C2 बटे B2 ये भी बराबर बराबर होंगे। तो इसको भी हम हल कर लें। C1 बटे B1 बराबर C2 बटे B2। हल करेंगे तो C2 इधर आ जाएगा, B1 उधर आ जाएगा, यानी कि C1 बटे C2 बराबर होंगे हमारे B1 बटे B2 के। यानी कि B1 बटे B2 हमारा ऊपर निकला था, इसके बराबर C1 बटे C2 भी हो गया। तो कुल मिलाकर के क्या होगा हमारा यहाँ पर कि A1 बटे A2 बराबर था B1 बटे B2 के, और ये बराबर है हमारा C1 बटे C2 के। तो इस तरह से जो रेखाएं हैं वो समपाती होंगी। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के जब ऊपर होंगी तो इनके अनंत हल होंगे।
जिस बिंदु को हम उठा लेंगे वही हल होगा। इस तरह से एक रेखा और उसी के ठीक ऊपर दूसरी रेखा होगी, बिल्कुल उसके ऊपर। अच्छा, और क्या था, अगर वो रेखाएं अलग अलग हों तो इसका मतलब इनके जो ढाल, ये अंताखंड थे C1/B1 और C2/B2, वो बराबर बराबर नहीं होंगे। C1/B1 बराबर नहीं होंगे C2/B2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C1/C2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो जो तीसरा वाला है, ये अगर बराबर नहीं है तो A1/A2 B1/B2 के बराबर था, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो वो रेखाएं समांतर तो हैं यहाँ पर, लेकिन अलग अलग होंगी। और जब अलग अलग होंगी, रेखाएं काट ही नहीं रही हैं, तो इनका फिर हमारा यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। तो ये समझाने की कोशिश थी इस तरह से। तो इसका कुल मिलाकर के हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि हमारे दो रेखाओं के समीकरण थे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। समीकरण 2 था A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। हमारे यहाँ पर तीन तरह से हल निकले। सबसे पहले कि अगर रेखाएं काट रही हैं तो हमारा क्या था, A1/A2 कभी भी B1/B2 के बराबर नहीं होगा। तो इससे हमारा क्या निकलता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, काटेंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी और ये संगत होंगी, यानी कि इनका हल निकल आएगा। अब हमारी दो कंडीशन, ये तो पहली हो गई। अब हमारी दो कंडीशन आती हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 से। A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 से। हम देखें अगर तीनों ही बराबर हैं, A1/A2 भी B1/B2 बराबर है, यानी कि ढाल भी एक जैसा है, और C1/C2 अंताखंड भी एक जैसा है, तो क्या होगा, रेखाएं ये समपाती होंगी। सब कुछ बराबर है, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो अनंत हल होंगे। अनंत हल, बहुत सारे हल हो जाएंगे, और ये संगत युग्म होगा, यानी यहाँ पर हल निकल रहे हैं। और A1/A2 B1/B2 बराबर है, यानी कि समांतर तो हैं, और C1/C2 के बराबर नहीं है, यानी समांतर हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, समांतर हैं अलग अलग हैं, तो जैसे रेल की पटरी होती है, इस तरह से कभी नहीं काटेंगी। तो जब कभी नहीं काटेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, तो इनको हम कहेंगे असंगत। तो ये असंगत हो जाएंगी, इनका कोई हल नहीं होगा, तो ये असंगत युग्म हो जाएगा समीकरण का। तो इस तरह से हमें यहाँ पर तीन कंडीशन देखनी पड़ेंगी। तो पहली थी, दूसरी और फिर ये तीसरी। तो पहली कंडीशन में A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो एक हल होगा, संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी। A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर है, तो रेखाएं समांतर होंगी, समपाती होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। ठीक, एक रेखा ही दूसरी रेखा होगी, एक तरह से उनके अनंत हल होंगे, ये भी संगत समीकरण युग्म होगा। और A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, यानी कि जो उनका अंतःक्षेप है वो अलग अलग कट रहा है। तो रेखाएं समांतर तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, कभी भी नहीं काटेंगी। जब काटेंगी नहीं तो कोई हल ही नहीं होगा उनका, तो कोई हल नहीं होगा, तो ये समीकरण हमारे असंगत युग्म है। तो इस तरह से इन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे, उनको हम हल करेंगे फिर अगले वीडियो में।